Okay. So, very good evening to all of you. Is this screen visible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो आज हम लोग बहुत फास्ट रीडिंग करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये की यूनिट है, इसके अंदर आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आते हैं। इसका ऑलरेडी हमने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्लांट किंगडम तक हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमने लिविंग वर्ल्ड को थोड़ा एक बार देखते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। सो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, सो आई होप यू गाइज आर फाइन। आप अपने पास वाटर बॉटल रखे होंगे, जो कि गर्मी बहुत ज्यादा है। ये दो जीतू मनी कैसे ज्वाइन कर लिया? हाउ इज दिस पॉसिबल? पता नहीं होगा कोई। ठीक है, सो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, स्टार्ट। सो क्या बोलती है ये द लिविंग वर्ल्ड है। इसमें क्या है कि हमें क्या करना है ना बच्चा, क्या है कि ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, ये इसका प्रीफेस है। चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इधर से। ठीक है, बट समस्या ये है कि नीट में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो उधर से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो भी देखना है कि वो क्या बोल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस बार जो बहुत सारे टीचर बोले कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक बार समझते हैं इसको। सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, जैसे कि आप पढ़े हो गए। सो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है जिसमें लिविंग फॉर्म और उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, लाइक फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सारे चीजों को पढ़ते हैं, और एक लाइफ फॉर्म्स होता है। फिर क्या बोलता है? द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास रहते हैं, वो क्या है? अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो, चूहा है, खरगोश है, ठीक है, कॉकरोच है, डायनासोर पहले थे, खत्म हो गए। ठीक है, इंसान है, अजीब अजीब तरह के इंसान है, कुछ राक्षस इंसान है, कोई अच्छे इंसान है। तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में। तो ये बोलता है द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अर्ली मैन कुड अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट परसीव बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले जमाने के जो लोग थे, वो ऐसा समझते हैं कि देखो भाई, कुछ तो चीज है। ये जो चीजें हैं, देखो दो तरह की चीज होती है। एक होती है इनएनिमेट। इनएनिमेट वो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, जैसे नदी, पहाड़, पेड़, पर्वत। ठीक है, पेड़ तो ऑर्गेनिज्म हो गया। बाकी जो लेक हो गए, माउंटेन हो गए, ओशन हो गए, सब क्या है? इनएनिमेट है। ठीक है, एनिमेट क्या है भाई? तो प्लांट हो गए आपके, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स, ये सब एनिमेट है, बाकी लिविंग मैटर है। तो पहले जमाने के जो अर्ली मैन थे, वो तो परसीव समझते थे कि डिफरेंस तो कुछ है भाई, इन एनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ डिस्कशन वो समझ पाते थे। ठीक, फिर क्या बोलती है एनसीईआरटी? अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, लाइक उन्होंने बताया कि देखो भाई, इनएनिमेट मैटर में क्या आते हैं? हवा आती है, पवन के झोंक। ठीक है, ये नदियाँ, ये पवन के झोंके, फिर आग भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, वो कि इनएनिमेट मैटर में आते हैं। एंड सम अमोंग द एनिमल्स, और कुछ जानवर कुछ एनिमल्स, सम अमोंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि एनिमेट में आते हैं। ठीक है, so early man defined of the inanimate matter, wind, sea, fire, and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe of fear that they evoke. ठीक है, sense of awe of fear मतलब देखो, हर एक इनएनिमेट फॉर्म है और एक एनिमेट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेंस की एबिलिटी है कि वो डरता है, वो भागता है, वो उसका शिकार करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन फीचर्स थे, लाइक ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ awe of fear that they evoke. The description of living organism including human beings began much later in human history. जब इंसानों की बात करते हैं, इंसान कब आए? तो इंसान बहुत लेट से आए, बहुत लेट से आए। ठीक है, बहुत लेट से आए, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग organism including human beings began much later in human history. जब इंसानों की बात करते हैं, इंसान कब आए? तो इंसान बहुत लेट से आए, बहुत लेट से आए। ठीक है, बहुत लेट से आए, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग
The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. ठीक है, सोसाइटीज जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हमारी बायोलॉजी, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या है, ये अभी जो एरा चल रहा है बच्चा, ये जो एरा, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एरा। क्यों? क्योंकि ये इंसानों का एरा है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स का एरा है, तो इसको एंथ्रोपोसीन एरा बोलते हैं, जिसपे इंसान राज कर रहे हैं। ठीक है, एक जमाने में जुरासिक एरा भी था जिसमें डायनासोर राज करते थे, एक एंथ्रोपोसीन एरा जिसमें ह्यूमन बींग्स राज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एरा। लाइक दैट जो अप्रोच होगा वो भी क्या होगा, एंथ्रोपोसीन अप्रोच होगा। सो सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। इंसान जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, आज भी हम लोग जो चीजें देखते हैं बायोलॉजी में, हम लोग कुछ चीजों को समझ पाए, हर बायोलॉजी को समझ नहीं पाए, बट कुछ व्यू और हमारा ऑब्जर्वेशन से हमें पता चले कि चलो प्लांट्स है, ये आपका एनिमल है, इसका ये प्रोग्रेस है, इसका ये फीचर है, तो कुछ हमने वही बोला है, कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। हमने अपनी सभ्यता से, मतलब हम इंसानों ने अपने सेंस से ये पाया कि कुछ तो भाई, कुछ हमने डेवलप किया, तो आज हम वायरस के बारे में वैक्सीन बना लेते हैं। ठीक है, वही बात है कि हमने कुछ सभ्यता से सीखा। क्या हो गया? ठीक। So, systematic and monumental description of life forms brought in out of society, detailed system of identification। ठीक है, अब क्या हुआ कि सोसाइटी में एक सिस्टमेटिक तरीका लाया गया। सिस्टमेटिक जो आप ऑलरेडी पढ़े हो, क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक, किसको बोलते हैं, जिसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज को। सो सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्राउट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन करना था, नोमेनक्लेचर करना था, और उसका क्लासिफिकेशन करना था। The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब क्लासिफिकेशन किया गया, जब आइडेंटिफिकेशन किया गया, जब ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया गया, तो सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन किया गया। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया, तो उन्होंने क्या किया, हमने एक सिमिलरिटी चेक किया। अगर मैं बोलता हूं कि एक मेरे पास गुलाब का पौधा है और एक मेरे पास मैरीगोल्ड का पौधा है, अब ये गुलाब का पौधा गुलाब जैसा है, मैरीगोल्ड का पौधा मैरीगोल्ड जैसा है, ऐसा क्यों है कि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मैरीगोल्ड का फीचर ऐसे होता होगा, एकदम क्या बोलते हैं, बहुत बल्ज होता है, मैरीगोल्ड का कलर येलो होता है। ठीक है, रोज का एकदम पेटल्स बहुत क्या बोलते हैं, पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये सब फीचर हमने देखा, और उससे हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हम क्या करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ कि, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई ऊपर से नीचे गई, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या हुआ कि एक वर्टिकल में, इसको हम समझेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में सिमिलरिटी चेक कहते हैं ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऑर्गेनिज्म है चिंपैंजी, हम बोलते हैं चिंपैंजी ह्यूमन से आया, तो चिंपैंजी बना, फिर गोरिल्ला बना, फिर ओरंगुटेन बने, फिर वहां से गोरिल्ला बना, उसके बाद ह्यूमन बना। तो ये एक तरह का एक डायरेक्शन चल रहा है, समझे। फिर दूसरा डायरेक्शन क्या होगा कि प्लांट्स होगा, फिर एनिमल्स होगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन है, तो उसी को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोलते हैं। सो दैट ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। इससे ये पता चलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे डायनासोर हो गया, डायनासोर पहले था या नहीं था, ये भी हमें डिसाइड कर पाते हैं उसके सिमिलरिटी चेक करके, हाँ डायनासोर प्रेजेंट था कि नहीं था, उसके फॉसिल से चेक करके। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ever lived on this earth was a revolution which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, we will get a description including classification of animals, plants for a taxonomist perspective। तो फिर क्या हुआ, इंसान ने हम्बल बने, इंसान लोग हम्बल बने कि ठीक है भाई, हमको ये बहुत सारी चीजें पता चल गई, हम मान गए कि हम इंसान की कोई औकात नहीं है। हम लोग मान गए कि भाई हमारी ये दायित्व बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनको भी कंजर्व होना चाहिए। तो इंसान हो गए, जब ये सारी चीजें नॉलेज उनको मिली तो वो हम्बल हो गए। हम्बल मतलब
मतलब थोड़ी अब दया दया दिखाने लगे, ठीक है, जानवरों को मारते नहीं, उसको पालतू बना के रखते हैं, ठीक है। तो इंसान हम्बल बन गए। उसके बाद कल्चरल मूवमेंट आया कि चलो अब जानवरों को क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को हमें बचा के रखना चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, राइनो को बचा के रखना चाहिए, लायन को बचा के रखना चाहिए। तो उनके अंदर क्या हुआ, जब उन्होंने सिमिलरिटी पता किया तो पता चला कि यार सारे एनिमल हैं वो हमारे एंसेस्टर हैं। तो पता चला कि चलो कुछ तो दायित्व तो हमारा भी बनता है कि उनको भी हम संभाल के रखें। तो वहां से इंसानों के अंदर क्या हुआ, ये आया, हम्बल नेचर आया कि चलो भाई अब कल्चरल मूवमेंट आया कि अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करते हैं, मतलब जो भी वनस्पतियां हो गए, जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसको बचा के रखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन, एनिमल, प्लांट और टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे क्या क्या होता है। तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं, अर्नस्ट मेयर। इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन नीट में आ जाता है, ठीक है, समझते हैं। तो ये अर्नस्ट मेयर थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको ये समझना है कि ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। और इन्हों को उसके बाद क्या हुआ कि इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जर्मनी में पैदा हुए अर्नस्ट मेयर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब इवोल्यूशन से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पे उसका स्टडी करते थे। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बना गया है। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ, ये सब जाने की जरूरत नहीं है, बट लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। थ्रू आउट हिज नियरली 80 years ऑफ करियर हिज रिसर्च स्पैंड, और मिथोलॉजी में इसमें रिसर्च किया था, मतलब पक्षियों के बारे में, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में, जियो ज्योग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक एंड हिस्ट्री और फिलोसफी, मतलब सब कुछ पढ़े लिखे हैं। बस साइंटिस्ट थे तो क्या काम था, पढ़ना लिखना था तो पढ़ते लिखते थे। ये ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का डाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन था कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, मतलब माना जाता है कि बायोलॉजिकल स्पेसीज का कॉन्सेप्ट कैसे दिया गया। तो ही आल्सो पायोनियर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। तो दो चीजें आपको याद रखना है, एक इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है, और इन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट का दिया गया था। इनको अवार्ड भी मिला था भाई। अब इतना महान आदमी काम करेगा तो अवार्ड तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ट्रिपल क्राउन इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। द बाजन प्राइज 1983, द इंटरनेशनल प्राइज 1994 और कैपुट प्राइज 1999। ये याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनको ट्रिपल क्राउन प्राइज मिला था, ठीक है। और इनका 100 years के एज में क्या हुआ, निधन हो गया, 2004 में इनका निधन हो गया। अब आते हैं हमारा मेन चैप्टर, ठीक है, जो है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड है, वही बोलता है कि देखो कितना सुंदर दुनिया है, ये वंडरफुल वर्ल्ड है, ठीक है। देखो क्या क्या लिखता है एनसीईआरटी, कितना मतलब रोमांटिक लेटर लिखा है ये। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, ठीक है भाई, अमेजिंग है, देख लिए, अमेजिंग है, देख लिए। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट है भाई, ठीक है। सेब जो एप्पल होता है वो माउंटेन में, मतलब कश्मीर में होता है, लीची बिहार में होता है, ठीक है, चाय पत्ती असम में होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट है भाई, ठीक है, मान गए भाई। कोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है, कोल्ड माउंटेन होता है, जान गए, कोल्ड माउंटेन होता है। तो कोल्ड माउंटेन हुआ, डिसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, पतझड़ मौसम आया, उस पर गाने बन गए, ओशन बने, ओशन में फिर फ्रेश वाटर है, लेक्स है, डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है, हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग मतलब नीचे से गर्म पानी निकलता है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ तो इसको, हॉट स्प्रिंग को। अरे हो भी कि सब सो गए, सोना नहीं है, जगना है, गुड मॉर्निंग। देखो सब सो गया, ठीक है। सो हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस, ठीक है, ये सब यही बकवास बात बोलता है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, जब एक घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा देखे हो ना, दौड़ता हुआ घोड़ा, ठीक है। गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द, गैलोपिंग हॉर्स हो गया। फिर माइग्रेटिंग बर्ड हो गई, चिड़िया इधर से उधर जाती है। वैली ऑफ फ्लावर्स हो गए, बहुत सुंदर सुंदर वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फिर अटैकिंग शार्क की वॉक्स, मतलब क्या होती है कि जो शार्क की जो शार्क जो होती है वो क्या करती है, अटैक करती है, तो उनका झुंड, ठीक है। फिर हमारे डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि यार देखो कितनी डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में, कितनी सुंदर वैली ऑफ फ्लावर्स है, माइग्रेटिंग बर्ड्स है, ठीक है, हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स मतलब घोड़ों का रेस है, ठीक है, घोड़े उसमें घोड़ों का झुंड है, वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर शार्क है, शार्क में क्या होती है कि बहुत सारे शार्क एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इंसान देखता है तो पहले लगता है कि यार ये ऐसे कैसे, बहुत सारी चीजें कैसे है,
ठीक है। सो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। अब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है भाई। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने का मतलब देखना, कुत्ते लोग होते हैं जो डॉग्स होते हैं वो एक दूसरे में लड़ देते हैं, ये हमारा इलाका है, तुम वहीं से कैसे घुस गया, ठीक है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, पूरा चिल्ला चिल्ला के यहाँ से भगा देंगे, ठीक है। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तुम मेरे इलाके में कैसे आ गया, ठीक है। फिर इंसान लोग होते हैं वो जंगल में रास्ता बना लेते हैं, तो फिर वहाँ कभी कभी एनिमल्स अटैक कर देते हैं, तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहता है। फिर कॉपरेशन भी चलता है भाई, कॉपरेशन, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कॉपरेशन देखा था, म्यूचुअलिज्म देखा था, ठीक है। तो डिफरेंट अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन के मेंबर के अंदर और पॉपुलेशन की कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। जी सर। अच्छा तुम लोग हो कि सो गए? सो गए ना? नहीं सर। है सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर वही बोलता है कि एमंग पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर, जैसे एक पॉपुलेशन हो गया तो एक दूसरे में सब लड़ते रहते हैं कि हमको नीट का सीट चाहिए, हमको नीट का सीट चाहिए, हमको नीट का सीट चाहिए। कोई बोलते हैं नहीं नहीं हमको आईआईटी का सीट चाहिए, आईआईटी का सीट चाहिए। तो एक ही पॉपुलेशन में सब क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट करें कि नहीं भाई हमको सीट चाहिए, हमको सीट चाहिए, हमको सीट चाहिए। तो क्या ये इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एरिया को लेकर भी झगड़ा होता है, ठीक है। फिर कॉपरेशन होता है, चलो भाई एक काम करो, मेरे को सीट नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई कॉपरेशन देखने को मिलता नहीं है। एक काम करो, मैं अपना नीट का सीट छोड़ देता हूँ, तुम सीट ले लो, तुम खुश रहो। बट ऐसा कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा लाइकेन, वहाँ एल्गी और फंगाई का कॉपरेशन चलता है भाई, कि तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन के अंदर ऐसा कॉपरेशन भी देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। और पॉपुलेशन के अंदर कम्युनिटी भी होती है। कम्युनिटी का मतलब कम्युनिटी के अंदर जैसे एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉपुलेशन, एनी आइडिया? So large group of people. ठीक है, लार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो मान लो ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, ये पॉपुलेशन है। एक ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल टाइप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा नंबर होंगे तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो मान लो ये एक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सब क्या है, मतलब एक ही रेस के ऑर्गेनिज्म है, मान लो यहाँ भी एक दूसरे रेस का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इन एक दूसरे के बीच में क्या होगा, इन एक दूसरे के बीच में पहले तो चलेगा कॉन्फ्लिक्ट कि तुम मेरा खाना कैसे खा लिया, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको खत्म कर डालेंगे, ठीक है। फिर तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ठीक है। दूसरी बात कॉपरेशन भी चलता है भाई, ठीक है भाई, हम दो हमारे दो, कॉपरेशन उसको नहीं बोलते हैं। कॉपरेशन का मतलब है चलो साथ में मिलके रहते हैं भाई, क्यों झगड़ना झगड़ना लड़ना, आराम से तुम भी खाओ हम भी खाएं, एक साथ मिलके रहते हैं। तो कॉपरेशन भी चलता है पॉपुलेशन के अंदर, और एक कम्युनिटी के अंदर भी क्या चलता है, कॉपरेशन चलता है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि भाई ये सब सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है, बट इससे हमें क्या लेना देना, क्यों हम पढ़ रहे हैं फालतू में, ठीक है। हमें क्या लेना देना है, ठीक है, पॉपुलेशन है, समझते हैं। तो वही बोलता है कि कम्युनिटी इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, हमारे सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपने आप को क्या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। तो भाई रियलिटी में लाइफ है क्या, ठीक है, हमें सब पता है कॉन्फ्लिक्ट है। तो लाइफ क्या है ना, लाइफ, ठीक है, व्हाट इज लाइफ, इसका आंसर हर जगह डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स के अनुसार दिया, ठीक है। लाइफ क्या है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफी लोग देते हैं कि लाइफ क्या है, कुछ नहीं, भगवान की सेवा करो यही जीवन है। लाइफ क्या है, माता पिता की सेवा करो यही लाइफ है, ठीक है, नीट क्रैक कर लो यही लाइफ है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग लाइफ का डेफिनेशन है। कोई लोग बोलते हैं मस्ती करो यही लाइफ है, कोई लोग बोलते हैं लोगों की सेवा करो ये लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ है क्या भाई, ठीक है। उसके अंदर लाइफ के अंदर एक सेल के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो व्हाट इज जनरली लाइफ, लाइफ है क्या, तो देखो लाइफ के दो डेफिनेशन हो सकते हैं बच्चा। एक तो ज्ञान देने के लिए आ जाएगा कि देखो भाई कुछ नहीं, भगवान की साधना करो, लगे रहो, ठीक है, बहुत आगे जाओगे, यही लाइफ है, ठीक है, जीवन यही है। दूसरी होती है कि कोई बात नहीं, लोगों की सेवा करो, कोई भी, दो थॉट्स हो सकते हैं, दोनों के फिलोसफी अलग हो सकते हैं। अब देखिए लाइफ क्या है, इसका डेफिनेशन दो दे सकते हैं। एक फिलोसॉफिकल नॉलेज दे सकते हैं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो कि हर चौराहे पे लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है साइंटिफिक एस्पेक्ट,
क्या होता है, साइंटिफिक रीजन से लाइफ क्या है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द फिलोसॉफिकल एक्सेप्ट ऑफ लिविंग बींग्स। हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं फिलोसॉफी, हम पढ़ने वाले हैं कि लाइफ क्या है, साइंटिफिक अप्रोच उसका क्या है, उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। अब इस क्वेश्चन की लाइफ है क्या भाई, इसके अंदर भी दो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन, क्या है, साइंटिफिक वन, टेक्निकल वन है, एंड वन सिक्स एंटर टू व्हाट इज लिविंग एंड अपोज टू द नॉन लिविंग, ठीक है। तो पहला टेक्निकल इंसान है, ठीक है, दो बच्चा है, ठीक है, दो बच्चा है, वो बोलता है कि भाई एक तो टेक्निकल है, वो साइंस का स्टूडेंट है, वो बोलता है टेक्निकल है कि भाई लिविंग है लेकिन नॉन लिविंग से कैसे अलग है, ठीक है। तो एक तो लिविंग को भी बोलता है और बोलता है कि नॉन लिविंग से कैसे अलग है। तो एक तो वो टेक्निकल अप्रोच हो गया, ठीक है। पहले एनसीईआरटी को इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पहले यहाँ टेक्निकल और फिलोसॉफिकल ऐड किया जाता है, यहाँ ये पूरा लाइन यहाँ से चेंज हुआ है, ठीक है। टेक्निकल वन हो गया। दूसरी बात, तो पहला लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, सेकंड बोलता है फिलोसॉफिकल वन, ठीक है, फिलोसॉफिकल नॉलेज दे सकता है कि भाई कैसे होती है लाइफ, क्या है वो क्या है, ठीक है, कैसे। तो वो जो चौराहे पे लोग बातें करते हैं फिलोसॉफिकल के, ठीक है। एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, फिलोसॉफिकल में लोग बोलते हैं कि भाई लाइफ का आखिर पर्पस क्या है, आखिर हम जी क्यों रहे हैं, आखिर ये करने से हमें मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये मतलब लाइफ का पर्पस क्या है, ये सब फिलोसॉफिकल नॉलेज में मिलता है। टेक्निकल में हम डिसाइड करते हैं कि भाई नॉन लिविंग लिविंग से कैसे अलग है, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन दैट इज फिलोसॉफिकल वन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो हम ये नहीं जानने वाले हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ भी हो सकता है वो तुम देख लो अपने लाइफ का, ठीक है। बट हम ये देखने वाले हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज सेल, वो कैसे काम करती है, वो फिजियोलॉजी कैसे करती है, वो फंक्शन कैसे करती है, हमारे बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल कैसे फंक्शन करता है, दैट इज लिविंग, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वी एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द फिलोसॉफिकल वन एस्पेक्ट, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द टेक्निकल वन एस्पेक्ट, दैट व्हाट इज लिविंग, ओके। सो नाउ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे। पॉटेड प्लांट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, डॉग्स हो गए, कैट हो गए, ठीक है, क्यूट क्यूट वाले पैट हो गए, ठीक है, अदर एनिमल्स भी हो गए, ठीक है, एक इंसान वाले भी एनिमल हो गए, ठीक है, और दूसरे पौधे भी होते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। बताओ तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जो ये लाइन बोला गया उसका एग्जाम्पल बताओ। There are also several organisms, but you cannot see with your naked eye, but they are all around you. Example बताओ। Microorganisms. Very good. Microorganisms, ठीक है, spores, ये सब क्या है, क्या है, सेवरल ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे सकते बट हमारे आसपास रहते हैं। एग्जाम्पल, सड़ा हुआ रोटी रख दो, सड़ा हुआ ब्रेड रख दो, मतलब अच्छा ब्रेड रख दो, वो सड़ जाएगा। हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज स्पोर वहां आ गए, ठीक है। चलो, सो इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया, अगर हम इसकी एरिया को बढ़ाया जाए, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम दैट यू सी वुड, क्या लिखा है, if you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase, ठीक है। जब अपना एरिया हम लोग जब ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, अगर हमने ऑब्जर्वेशन की एरिया को इंक्रीज किया जाए तो हमें बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक जंगल में गए, ठीक, आप एक जंगल में गए, ठीक है, तो आप जंगल में क्या देखोगे, जंगल वाले ऑर्गेनिज्म देखोगे, ठीक है। शेर तो नहीं देख पाओगे, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। हाथी भी नहीं देख पाओगे, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब प्लांट देख पाओगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट मिलेंगे, रैबिट मिल जाएंगे, ठीक है। गलती से राइनो देखने को मिल गया, हिपोपोटामस देखने को मिला, तो एक जंगल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। बट जब आप इसकी ज्योग्राफिकल एरिया को इंक्रीज करते हो, उसके साथ आप ब्रह्मपुत्र रिवर को भी अटैच कर लो, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में मछलियां भी होती है, उसके आसपास जानवर भी उसको पानी पीने आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसके अपना ऑब्जर्वेशन, एक तो आप जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे अपना ऑब्जर्वेशन की थिंकिंग को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो। जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाओगे, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाओगे, वैसे वैसे डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको
दिखते हुए मिलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप वाइड वैरायटी करोगे, जितना ज्यादा आपका एरिया ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ही रेंज ऑफ वैरायटी आप देख पाओगे। ठीक, फिर बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक? सो ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। Each different kind of plants, animals, organism that you see represents a species। ठीक है, तो जैसे आप डेंस फॉरेस्ट में जाए, डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है जिसमें घना जंगल हो, घना जंगल में ही एनाकोंडा पाया जाता है, कोबरा, स्नेक, ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो घने जंगल में आप जाओगे तो क्या देखोगे? वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मिलेंगे। एक तरह के तो प्लांट मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंगो है तो खाली मैंगो, तो फिर तो ऑर्चर्ड हो जाता है, वो फॉरेस्ट तो होता नहीं है। एनिमल देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ मंकी देखने को मिलेंगे, मंकी आपको हाय बोल रहा होगा। ठीक है, मंकी बोलेगा लाओ यार कुछ खाने पीने को दो। ठीक है, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट डियर भी देखने को मिल सकते हैं। डियर मतलब हिरन। ठीक है, हाथी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो वही बात है कि जब आप डेंस फॉरेस्ट को हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और हर एक एनिमल, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल क्या करता है? अपने आप को स्पेसीज कंसिडर करता है। वो अपने का क्या रिप्रेजेंट करता है? वो उसका स्पेसीज है। सो वही बोल रहा है, इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गन दैट यू सी रिप्रेजेंट्स ए स्पेसीज। क्या करेगा? स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.7 टू 1.8, हो सकता है टेस्ट में आ भी जाए। ठीक है, सो दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। तो जो नंबर ऑफ स्पेसीज आपको देखने को मिले 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, उसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी, this refers to the biodiversity, the number and types of organisms present on earth, the numbers and types of organisms present on earth, that is biodiversity। ठीक है, सो कितने होते हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक माना जाता है कितना डिस्कवर किया गया, होता तो इससे ज्यादा है। सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए प्लेसेस पे जाओगे, हमेशा एक नया नया ऑर्गेनिज्म मिले देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका बार बार हमेशा क्या हो रहा है? पुराने वाले एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और नए वाले अपना इवोल्व करके वो बार बार डेवलप होते जा रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है कि हमारे धरती पे हमेशा एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। ठीक, एज स्टेटेड अर्लियर, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local name। अब हमारे क्या है कि हमारे धरती पे lakhs and crores of plants और animals है। ठीक है, अब हर एक प्लांट्स और एनिमल्स को अपने एरिया में आप अपने किस नाम से बुलाते हो? लोकल नेम से। अब आप जाके थोड़े घर में बोलोगे कि हमको आम खाना है तो थोड़े बोलोगे कि हमको मैंगो दीजिए, ऐसे थोड़े होगे पप्पा हमको मैंजी फेरा इंडिका दे दीजिए, पापा मारेंगे एक जाप, क्या पागल हो गई है? ठीक है, कुछ भी बोल रही है। ठीक है, तुम बोलोगे पापा हमको आम चाहिए, ठीक है, मैंगो शेक चाहिए, ऐसे बोलोगे। ऐसे थोड़े होगे डैड आई नीड मैंजी फेरा इंडिका शेक, बोलोगे क्या पागल हो गया है? ठीक है, तो लोकल नेम से आप आइडेंटिफाई करोगे। एनिमल्स है तो डॉग होगा तो उसको आप नहीं जाके बोलोगे कि भाई इसका साइंटिफिक नेम, तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? कैनिडी तो जाके बोलोगे नहीं, कैनिडी कैनिडी फैमिली का हमको जानवर चाहिए, तुम बोलोगे डॉग चाहिए। तो लोकल नेम होता है हर चीज का। ठीक है, तो वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो जैसे हिंदी में आम बोलते हैं, असमिया में कुछ और बोलते होंगे, ठीक है, कन्नड़ में कुछ अलग बोलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, प्लेस प्लेस पे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ यू डिड नॉट फाइंड वेज एंड मींस टू टॉक ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट। अब प्रॉब्लम यही है भाई कि अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाए तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है भाई, तो इसका तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब मैं चाइना में गया और वहां जाके बोला कि हमको खाना है आम, वो तो आम समझता नहीं है, अब मैं क्या बोलूं भाई? मुझे तो चाइनीज आती नहीं है, बट मुझे तो आम खाना है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा एक लैंग्वेज होना चाहिए ना, कोई ऐसा नाम तो होना चाहिए जो कि पूरा वर्ल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करती हो। ठीक है, तो वही बात है कि जिसके अगर किसी ऑर्गन के बारे में मुझे बात करना है, ठीक है, तो मैं एक चाइनीज मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे प्याज चाहिए, प्याज, एलियम सेपा साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मेरे को प्याज चाहिए, मुझे चावल के साथ प्याज चाहिए, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है भाई वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं?
तो इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। हेंस देयर इज हेंस देयर इज Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over world। तो इसके में मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नामकरण चाहिए। देखो बच्चा, होता क्या है कि तुम लोग भी होते होगे, तो सर्टिफिकेट पे नाम हो सकता है कुछ अलग हो, घर का नाम चोनू मोनू टीनू गोलू मोलू कुछ भी हो, है कि नहीं। तो घर का नाम कुछ भी हो सकता है, चिंकी हो सकता है, रिंकी हो सकता है, पिंकी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन सर्टिफिकेट का नाम तो अलग है, जिससे आपको पूरा वर्ल्ड आइडेंटिफाई करेगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड तो बना है ना। उसी तरह क्या है, hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, आपको नाम दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा नाम ये है, फलाना ढकाना चिकाना। ठीक है, फिर ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू दिस। तो भाई नाम कैसे दोगे, ऐसे ही नाम तो रख नहीं दोगे। हाँ, है डॉग का नाम टिंकू रख दो, भाई ऐसे तो नहीं सकते ना, कुछ भी नाम थोड़े रख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम रखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गन इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। ठीक है, एक पौधे का नाम तुम टिंकू नहीं रख सकते हो, पिंकू नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह पता चलता है कि अगर एक पौधा हो गया या एनिमल हो गया, आप उसको नाम कब देखोगे भाई, जब उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, जैसे घर में बच्चा हुआ किसी का, ठीक है, तो बच्चे को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि मान लो कोई किसी की डॉटर हुई, ठीक है, उसका कोई भी नाम रख दिया, मान लो कोई नाम रख दिया, कोई नाम अंजलि मान लो नाम रख दिया। ठीक है, लड़का होगा तो उसका नाम अंजलि थोड़ा रख दिया जाएगा, है तो फिर समाज में अलग ही चलने लगेगा। ठीक है, तो मान लो लड़की हुई तो उसका नाम अंजलि रखा जाएगा, नेहा रखा जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो फीमेल नेम होते हैं उसको रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं रोहन नाम रख दिया जाएगा, ठीक है, या सोहन रख दिया जाएगा, मोहन रख दिया जाएगा, वो तो लड़के का नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना है। उसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्राइब करना है करेक्टली कि भाई वो है क्या, वो प्लांट है कि एनिमल है, उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म है वो किससे अटैच है, प्लांट से अटैच है कि एनिमल से अटैच है, कि माइक्रोब है कि वायरस है कि क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे बचवा, सबसे पहले करेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद होगा नोमेनक्लेचर। बुझे कि नहीं बुझे। अरे उठ जाओ उठ जाओ, जिसका पलके झपक रही है, जो सो रहा है, ठीक है, जो स्क्रीन को ऐसे रख के इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, हमको सब दिख रहा है, एकदम नींद आ रही है तुम लोग को। चलो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठ गए, अब स्क्रीन पर फोकस करो। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन बोल रहे थे। अब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, अब कुछ भी नाम तो रख नहीं देंगे, उसका एक एस्टैब्लिश नाम होना चाहिए कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे प्लांट का नाम रखना है तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कि प्लांट का एक तरीका होना चाहिए कि भाई प्लांट का नाम यही रखेंगे, कुछ अलग नहीं रख सकते। एनिमल का नाम ये रखेंगे तो कुछ अलग नहीं रखेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्या बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे बायोलॉजिस्ट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में नाम दिए जाएंगे। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अब प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नाम रखा जाएगा तो उसके लिए उसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है, उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, तो वो जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है वो कहाँ मेंशन रहेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ से क्वेश्चन आया है 2017 में। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर क्या होता है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, फिर यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, तो जानवरों का भी नाम रखना है भाई, तो उसके लिए एनिमल टेक्सोनोमिस्ट वो क्या करेंगे, उन्होंने डेवलप किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको प्यार से बोलते हैं आईसीजेडएन और इसको आईसीबीएन बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए, आईसीबीएन क्या हुआ। International Code of Virus Nomenclature. इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस। बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब तुम लोग सो नहीं रहे। ठीक है, सो द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम हमें ये बताता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। अब एक ऑर्गेनिज्म का 100 तो नाम रखेंगे नहीं तो फिर से कंफ्यूजन होगा, फिर क्या फायदा भाई ऐसा सिस्टम बनाने का। ठीक है, जब मान लो
एक स्पेसीज का नाम हो गया मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, दूसरे स्पेसीज का भी नाम रख दिया मैंजिफेरा इंडिका। अरे यार क्या आदमी है, पहले जो कंफ्यूजन दूर करना था वही कंफ्यूजन फिर से क्रिएट कर दिए। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक ही नाम हो सकते हैं, दो नाम नहीं हो सकते। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। तो अब मैं चाइनीज को जाके बोलूंगा, ठीक है, आई नीड एलियम सेपा, तो बोलेगा अच्छा ये प्याज के बारे में बात बोल रहा है। मैं इंग्लैंड में जाऊंगा, वहां भी कोई साइंटिस्ट को देखो, वहां रेस्टोरेंट वालों को बोलेंगे तो वो तो मार के भगा देगा, ठीक है। अगर वो साइंस पढ़ा होगा तो समझ जाएगा, साइंटिस्ट होगा तब तो समझ जाएगा। अब वो बोलेंगे तो बोलेगा ये पागल हो गया, ज्यादा हो गया, चलो भगाओ इसको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक कम्युनिटी में जब बात होगी तो वहां क्या होता है क्या कि जब आप हायर स्टडी में जाओगे ना, तो होगा क्या कि हो सकता है आप में से एक दो साइंटिस्ट बन जाओ, तब आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको पब्लिश करना पड़ता है, आप कुछ रिसर्च करोगे। ऐसे ही साइंटिस्ट तो बनोगे नहीं, साइंटिस्ट तो करते क्या, रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करोगे तो आप पेपर लिखोगे। तो होता क्या, मान लीजिए आप रिसर्च करें, मान लीजिए आप कोई रिसर्च करें मैंगो पे, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका। अब क्या हुआ कि आपका जो रिसर्च है वो क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड का लुक पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप साइंटिफिक जो रिसर्च करोगे वो क्या दूसरे कंट्री के लोगों को भी आप शेयर करोगे। शेयर करने का मतलब आप बताओगे कि आपने क्या रिसर्च किया, ठीक है। तो वो लोग आपका सपोर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, आपकी थ्योरी को थोड़ा पढ़ के समझेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे, अगर मैंजिफेरा इंडिका आपने लिखा होगा तभी समझेंगे। अगर आपने मैंगो लिख दिया तो हो सकता है चाइनीज लोग पढ़े उसको समझ में ना आए, समझ रहे हो। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है। सो तो साइंटिफिक नेम अगर रखा जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म का तो एक ही नाम रखा जाएगा, पहली बार एक ही नाम रहेगा, और वो नेम जो होगा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, और साइंटिफिक कम्युनिटी सारे बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये नाम कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में बोला जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या बोला जा रहा है। सो दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ ये भी इंश्योरिटी रखी जाती है कि भाई ऐसा नहीं मैंजिफेरा इंडिका का नाम मैंगो को रख दिया तो ऐसा नहीं कि मैंजिफेरा इंडिका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम हो, ठीक है, फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इंश्योर किया जाता है कि जो भी नेम साइंटिफिक नेम रखा जाए वो स्पेसिफिक हो, मतलब वही एक हो और कोई उसका नाम दूसरा अल्टरनेट ना हो, ठीक है, समझ रहे हो। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नाम किसका रखोगे, नॉन का कि अननोन का, हाँ बताओ, अननोन का भी नाम रख दोगे क्या, वो तो भूत हो जाएगा फिर, ठीक है। सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, पहले होते हैं जेनेरिक नेम और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमेनक्लेचर। ये कौन दिए थे, दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैर्लोस लिनियस, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name. तो इसको किसने दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्वेश्चन आते हैं, कैर्लोस लिनियस ने दिया, ठीक है। पहला था जेनेरिक नेम, दूसरा था स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो कैर्लोस लिनियस, इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है इनको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सो लेट अस टेक एग्जांपल ले रहा है कि चलो मैंगो हो गया, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका हो गया। लेट अस सी हाउ बायनोमियल नोमेन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपको पता है। इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका रिप्रेजेंट्स टू स्पीशीज, ठीक है। स्पेसिफिक विद अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। तो और भी रूल्स है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बच्चा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 11th के बोर्ड में कि ये जो ये क्रिटेरिया है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर का, वो क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें है थोड़ा लिखने के लिए, बाकी सब तो वो खट खट तुम लोग आंसर दे पाओगे। सो बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो लैटिन में लिखा जाता है, रिटेन इन इटैलिक्स में लिखा जाता है। जो भी नाम होते हैं वो लैटिन वर्ड में लैटिनाइज होने चाहिए या लैटिन वर्ड से डिराइव होने चाहिए, ओरिजिन उसका। फिर द फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बायोलॉजिकल नेम होता है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फिर दोनों वर्ड होते हैं, अगर हाथ से लिखें तो अंडरलाइन करेंगे, और अगर कंप्यूटर पे लिखें तो क्या करेंगे, उसको इटैलिक फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे, लैटिन ओरिजिन में, खत्म, कुछ नहीं है। आते हैं फोर्थ, क्या बोलती है, फोर्थ ये बोलती है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। इट कैन बी रिलेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका। तो ये अगर मान लो मैं हाथ से लिखता हूँ मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, तो इस दोनों को हम करेंगे अंडरलाइन, इसको लिखते हैं मैंजिफेरा,
ठीक है। तो अगर आप हायर क्लासेस में चले गए, हो सकता है कल एमबीबीएस में चले गए, हो सकता है क्या जाओगे ही, ठीक है, जाओगे तो वहां अगर साइंटिफिक नेम लिखने को आ गया और अगर तुमने ऐसा गलती से राइट अगर अंडरलाइन नहीं दिया, बता रहे प्रोफेसर बहुत निच्चड़ होता है, मार्क्स काट लेंगे, ठीक है, पूरा एकदम मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब ऑथर का नाम होगा, जैसे मान लो मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, तो ऑथर अपना नाम देना चाहता है तो यहाँ लीन लिख देगा। तो ऑथर का नाम कब आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट इज एन एब्रिएटेड फॉर्म, फॉर एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका लीन, तो ये क्या है, एब्रिएटेड फॉर्म है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट बाय लिनियस, और ये क्या करेगा, यही डिस्क्राइब करेगा कि ये जो स्पीशीज था ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, लिनियस के द्वारा। हो सकता है कल हमने कुछ ऐसा ही ऑर्गेनिज्म बना दिया, जैसे क्या बना दिया, कहने मैंने बना दिया स्टीनर नीमा, ठीक है, कुछ असामेंसिस, असामेंसिस मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म असम से मिला तो असामेंसिस लिख दिया, फिर यहाँ ROH लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका साइंटिफिक नेम लिखो, फिर यहाँ रो लिखो, ठीक है, क्योंकि रोहन ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो भी आपके होते हैं वो ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। जब आप जाओगे हायर स्टडीज में तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक, और अच्छे से देखने को मिलेगा। सो इंडिकेट्स दैट, हाँ ठीक है, सिंस इट इज रियली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गन, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। अब देखो सारे ऑर्गन को एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिससे हम सबको कैरेक्टराइज कर पाए, मतलब क्लासिफाई कर पाए। वही बोलता है दिस प्रोसेस ऑफ नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू टेक दिस पॉसिबिलिटी, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो क्या करेंगे भाई, सारे ऑर्गन को तो पढ़ नहीं सकते एक साथ, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई, 17-18 लाख कैसे पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सो process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character, ठीक है। उसके किसी ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखते हुए किसी ऑर्गेनिज्म को जैसे उसको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है कि चलो ये जितना भी पतला लड़का है इसको एक ग्रुप में डाल दो, ये जितना भी मोटा लड़का है, ठीक है, उसको एक ग्रुप में डाल दो। तो एक इजी फीचर कैरेक्टर किया गया, एक इजी कैरेक्टर पे इसको क्या किया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है, ताकि कन्वीनियंट कैटेगरी। उसी तरह मान लो क्लासेस में गर्ल्स बॉयज को अलग कैटेगरी कर दिया गया, ठीक है, तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, ठीक है। सो वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स, इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ इट? जब आप एक डॉग का मैं नाम लेता हूं तो क्या आप डॉग ही बोल देखते हो ना, कि एलिफेंट देख लेते हो? अगर मैं बोलता हूँ डॉग तो आपको एक इमेज आते होंगे डॉग वाले, ऐसा थोड़े मैं बोलता हूँ डॉग तो आप डायनासोर को इमेजिन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। डॉग बोलते तो डॉग को इमेजिन कर रहे हो, डायनासोर को तो इमेजिन कर नहीं रहे हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली ईच ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स। वही बोल रहा है कि जब मैं बोलता हूँ डॉग तो आप सब क्या इमेजिन करते हो, डॉग, कैट के बारे में तो इमेजिन नहीं करते हो। नाउ इफ यू थिंक ऑफ एल्सेशियन, एल्सेशियन क्या होता है ना, एल्सेशियन क्या है, जो क्या बोलते हैं, जो डॉग्स हैं उसी के जो एंसेस्टर हैं वाइल्ड डॉग्स होते हैं उसको अल्सेशियन बोला जाता है। सो ऑब्वियसली ईच वन, सो नाउ इफ यू थिंक टू ऑफ अल्सेशियन वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब अल्सेशियन की बात बोलेंगे तब हम समझेंगे कि क्या हम लोग बात है। अल्सेशियन क्या होता है कि वाइल्ड डॉग होता है, ठीक है, पर ये जो डॉग होता है ये अलग होता है, ठीक है। सो अल्सेशियन बोलेंगे तो वो अलग हो गया। सिमिलरली सपोज वी वेर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर्स। जब मैं आपको बोलता हूँ मैमल्स, जब मैं बोलता हूँ कि ये एक एनिमल मैमल है, तब आपके दिमाग में कुछ क्राइटेरिया घुसेगा कि भाई हो सकता है मैमल्स क्या होते हैं। एक तो मैमल्स वो होते होंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, वो अंडे नहीं, मतलब अंडे नहीं करते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जिनके ईयर, तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई बोलता हूँ मैमल तो आप क्या इमेजिन करते हो, आप ये इमेजिन करते हो क्या। सो थिंक ऑफ एनिमल्स विथ आर एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर, ऐसे एनिमल जिसके पास पूरे बॉडी पे हेयर हो और उसके एक्सटर्नल ईयर वो प्रेजेंट है, तो आप समझो क्या है, वो मैमल है। लाइक वाज इन प्लांट्स इफ यू ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, जब मैं बोलता हूँ वीट तो ऐसा है, जब मैं बोलता हूँ वीट तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप पैडी को इमेजिन करते हो। जब मैं बोलता हूँ वीट तो आप वीट को इमेजिन करते हो, तो फिर आप ब्रेड को इमेजिन करते हो, तो फिर आप रोटी चपाती को इमेजिन करते हो, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ पैडी तो आप पैडी को इमेजिन करते हो, इडली डोसा इमेजिन करते हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि जब मैं बोलता हूँ वीट तो आपके माइंड में वीट आएगा ना कि राइस आएगा, ठीक है।
सो वही बात है, डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, बहुत सारी चीजें है, आर कन्वेनियंट कैटेगरीज। ये सब क्या है, एक कैटेगरी है। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ये सारे कैटेगरी को क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाई करते हैं। सो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। याद रखना, हो सकता है ये टेस्ट में आ जाए, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। सो हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब टैक्सा के डिफरेंट डिफरेंट लेवल है भाई। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, वीट भी एक कैटेगरी है, ठीक है। एनिमल भी, मैमल भी, डॉग, सब क्या एक टैक्सा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक। फिर क्या हो गया, बट यू नो दैट ए डॉग इज मैमल, डॉग क्या है, मैमल है, और मैमल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। देखो, जब मैं बोलता हूँ डॉग तो आप डॉग समझते हो, जब मैं बोलता हूँ मैमल तो आप मैमल समझते हो, जब मैं बोलता हूँ एनिमल तो आप एनिमल समझते हो, जब मैं बोलता हूँ डायनासोर तो आप डायनासोर समझते हो। इसका मतलब ये हो गया कि सारे एनिमल के अंदर आते हैं। इसका मतलब डॉग, ठीक है, मैमल, ठीक है, कैट, ये सारे एनिमल के ही अंदर आते हैं, बट उनका रैंक अलग अलग होगा, उनके लेवल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एनिमल के अंदर डॉग आ गए, एलिफेंट आ गए, कैट आ गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो एनिमल क्या हो गया, एक अलग ग्रुप हो गया, उस एनिमल ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो गए। तो कहीं डॉग आता है, कहीं एलिफेंट आता है, ठीक है, कोई मैमल आता है। सो हेंस Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. तो इसी के कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड किया गया। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of cell development and internal structure along with the structure of cell। माथा चकरने लगा, क्या लिख दिया, वैसे समझते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर का और अंदर का स्ट्रक्चर, अलोंग विथ उसका सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो रही है उस ऑर्गेनिज्म का, आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में क्या क्या कंसिडर करते हैं, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी में हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और बताओ उसके अंदर सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है, डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्रोथ कैसा हो रहा है, नंबर, मेयोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मतलब म्यूचुअलिज्म शो करता है कि नहीं शो करता है, प्रे है कि प्रेडेटर है, ये सारे के सारे इसेंशियल फॉर्म्स क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का क्या है, बेसिस है। बेसिस मतलब जो भी आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज है वो किस पे बेस है, कि भाई ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है। देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है सिर्फ यहीं से, कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी है वो किस बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई करती है, ठीक है। दैट इज द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म और इसेंशियल सारी चीजें। अब आते हैं हेंस कैरेक्टराइजेशन। तो उठ जाओ, सोना नहीं है, फिर सो रहा है तुम लोग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठो। जिसको जिसको नींद आ रहा है जाके आंख धो लो, ठीक है। आधा सो रहा है। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि पहले क्या होता है भाई, टेक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसका नाम रखते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी नया नहीं है, ह्यूमन बींग्स पहले भी यूज करते थे। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। तो पहले जमाने के ह्यूमन बींग्स थे, वो भी क्या करते थे, वो भी बहुत क्यूरियस थे कि भाई ये चीजें कैसे एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूज हो सकता है, ठीक है, या ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे खतरा है। तो ये सारी चीजें तो ह्यूमन बींग्स पहले से जानते आ रहे हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ, जैसे कि अर्ली डेज में क्या चाहिए था, फूड तो चाहिए था भाई, बिना फूड के रहेगा क्या कोई, कोई नहीं रहेगा,
हो सकता है कुछ हो रहा है अभी पाए, पता नहीं। सो पहले जमाने में क्या जरूरत था भाई, खाना हमको चाहिए, भले कुछ मिले या ना मिले, खाना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बाद में कर लेंगे, पढ़ाई हमको खाना चाहिए, तो चाहिए फूड पहले, उसके बाद चाहिए क्लोथिंग, और उसके बाद चाहिए शेल्टर। तो ये अर्ली, क्योंकि अर्ली क्लासिफिकेशन था, इसी बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया था, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। हैज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मैंने ये भी बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जो अर्लीस्ट लेवल के क्लासिफिकेशन थे वो किस बेसिस पे थे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, तो ये लिखा है यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। सो ह्यूमन बींग्स वेयर human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity but also the relationship among them, जिसको बोलते हैं phylogenetic relationship, ठीक है। phylogenetic relationship वो क्या बोलेगा कि अच्छा हम ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसके मान लो दादा परदादा कुछ भी हो गए, तो बोलेगा अच्छा ये मान लो कोई, जैसे ये हो गया मंकी, ये हो गया होमोसेपियन, तो बोलेगा अच्छा ये मंकी जो है ना, ये भी फल खाता है, हम भी फल खाते हैं, तो आखिर मेरा क्या रिलेशन है इससे, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, अगर अपना कोई ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर से उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, तो लिनियस ने 1753 में एक बुक लिखा था जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, फिर सिस्टमेटिक में बाद में क्या ऐड कर दिया गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो दो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इवोल्यूशनरी उसका रिलेशन है, उसको भी एस्टैब्लिश कौन करेगा, सिस्टमेटिक। खट से आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic phenomenon, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy, ठीक है। each category referred to as a unit of classification in fact represents a rank, is commonly termed as taxon। तो वही बात बोला जा रहा है कि देखो जो कैटेगरी हो गई उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लासिफिकेशन में पार्टिसिपेट करा तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसका डिफरेंट डिफरेंट रैंक हो गए, ठीक है, ऊपर हो गए नीचे हो गए, तो ये क्या हो गया, हियरार्की हो गए, ठीक है। और हर एक का क्या होगा, एक रैंक होगा, ठीक है। सो इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। अब उसका डिफरेंट डिफरेंट रैंक है भाई, किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर है, ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक है, तो वो सारे क्या है, टैक्सोन हो गए, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्की ऑन मैसेज करेंगे। So taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by example. Insect represents a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed leg। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ये मान लो इंसेक्ट हो गया, ये प्यारा सा इंसेक्ट, ठीक है, इसके पास 3 पैर होंगे, ठीक है, तो ये इंसेक्ट हो गया, इसके पास ये एंटीना होंगे, ठीक है, तो ये क्या इंसेक्ट है, तो ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्निजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। तो इंसेक्ट कौन मान लिया, जो भी 3 पेयर जॉइंटेड लेग जो भी जानवर के देखेंगे हम बोल देंगे भाई ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो हमने इंसेक्ट को एक ग्रुप मान लिया और इसको क्या करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी में डाल देंगे। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक एंड ईच रैंक और टैक्सोन represents a unit of classification। ध्यान से समझो, ये बहुत बड़ी बात बोल दी एनसीईआरटी ने, ठीक है। ईच रैंक और टैक्सोन कहा गया, हाँ, ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझो, इस लाइन को समझो, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप हो गया, मैंने बोल दिया इंसेक्टा ग्रुप, इंसेक्ट है, ठीक है, तो इंसेक्ट एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर ग्रुप है, इसका मतलब
ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके 3 जॉइंटेड लेग्स होंगे, तो क्या हो गए, वो इंसेक्टा ग्रुप में आते हैं। ये जो इंसेक्टा ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, ये खुद एक कैटेगरी है, मतलब ये जो इंसेक्ट है वही क्या एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट मिले होंगे तो ग्रुप बने होंगे, और उसका एक नाम रख दिया हमने इंसेक्ट, तो इंसेक्ट क्या है, एक कैटेगरी है। ये कैटेगरी क्या होगा, एक रैंक डिसाइड करती है कि चलो ये किस में आएगी, ये इंसेक्टा किस में आएगी, ये क्लास में आएगी, ठीक है, ये क्लास में आती है, तो एक रैंक डिसाइड करेगी, क्लास रैंक में आएगी, और यही रैंक बाद में क्या बनती है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्लास। तो क्लासिफिकेशन के यूनिट मतलब क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन के यूनिट क्या क्या है, तो किंगडम हो गए, फाइलम हो गए, क्लास हो गए, ठीक है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हो गए। उसकी सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है दैट इज स्पीशीज, ठीक है। तो ये क्लासेस ये सब क्या है, यूनिट है, ये क्लासिफिकेशन के, वही बोला जा रहा है। दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मॉर्फोलॉजिकल, दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे नहीं, इनके अलावा और भी बायोलॉजिकल एंटिटीज है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। So taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common category such as क्या क्या, तो डिफरेंट कॉमन कैटेगरी बनाया, किंगडम बनाया गया, फाइलम बनाया गया, एनिमल के लिए डिवीजन बनाया गया, प्लांट के लिए क्लास बनाया गया, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसका, कीप कॉफ जेस, कीप कॉफ जेस, अगर आप याद कर सकते, ये मैंने अपने नीट के समय बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया किंगडम, ये हो गया फाइलम, यहाँ डी लिख दो, डिवीजन, ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया फैमिली, ये हो गया जीनियस नहीं जीनस, ये हो गया स्पाइसेस नहीं स्पेसीज, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये क्या है, डिफरेंट हियरार्की हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आएगा यही सब अभी करेगा, बाकी है ही क्या इसमें, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज all organisms including those in plant and animal kingdom has species and lowest category. Now the question you may ask is how to place and low organism in various category. अब तुम पूछोगे कि यार ठीक है सर आपने बता दिया, बट कौन से ऑर्गेनिज्म को किधर डालेंगे, क्लास में किधर डालेंगे, ऑर्डर में कैसे डालेंगे, फैमिली में कैसे डालेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा, इसका भी कुछ बेसिक होना चाहिए। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इन द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कैरेक्टर और उसके ग्रुप के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। सो स्पेसीज क्या होता है, टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ग्रुप ऑफ फंडामेंटल सिमिलरिटी एक स्पेसीज में होती है, ठीक है। डिस्टिंग्विश किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्लोजली रिलेटेड डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मिलते हैं, जैसे मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, पैंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द फर्स्ट रिप्रेजेंट द मैंजिफेरा इंडिका, ये सब चीज, ठीक है। इस जीनस में और वन मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। इच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। देखो एक स्पेसीज के हो सकते हैं कि डिफरेंट क्या हो, मतलब एक जीनस के डिफरेंट स्पेसीज हो, बट कुछ हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी भी हो। सो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसीज स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के एकदम सेम जैसा दिखता है, बट वो स्पेसीज अलग अलग होते हैं। सो फॉर एग्जांपल पैंथेरा एंड हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पेसीज लाइक निग्रम, ठीक है। सो मेलोंजेरा, जैसे सोलेनम मेलोंजेला बैगन हो गया, जिसको बोलते हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम मेलोंजेला, ठीक है। इसका इसमें ये भी सोलेनम जीनस आएगा, और हमारा जो पोटैटो है, पोटैटो वो भी सोलेनम में आएगा, बट दोनों सेम तो लगते नहीं है। ब्रिंजल को भज्जी बना के खाते हैं और पोटैटो को चिकन सब में डाल देते हैं, भाई कॉमन वेजिटेबल है, ठीक है। तो दोनों का फैमिली सेम है, मॉर्फोलॉजी भी दोनों का अलग अलग है, बट इसके स्पेसीज अलग है, जीनस क्या है, सेम है। So human beings belong to a species Sapiens sapiens which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapien. अब आते हैं जीनस के बारे में। जीनस क्या है भाई, जीनस किससे बनेगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऑफ डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज से बनेगा जीनस, जिसके कैरेक्टर कॉमन होते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, खत्म। जेनरा क्या है, इट इज अ क्लोजली एग्रीगेट, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कहानी खत्म, ये हो गया जीनस, ठीक। एग्जांपल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। लायन हो गया, लिपोर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ये होते डिफरेंट स्पीशीज बट सबका जीनस क्या है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा,
ठीक है, क्योंकि सबके कॉमन फीचर कुछ कुछ सेम होते हैं. सो ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस इज पैंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट. ठीक है, कैट का होता है अलग है. ठीक है, कैट होती है अलग कैटेगरी की, ये ना कि वो बोलने को है कि मौसी है. ठीक है, बिल्ली मौसी. ठीक है, बट उसका जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अलग होता है. अब फैमिली को समझते हैं. फैमिली क्या होगा, इट इज एग्रीगेट ऑफ जीनस, कहानी खत्म. सो फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा व्हिच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस स्पीसीज. तो जीनस स्पीसीज पे हो सकता है ऑरिजिन की सिमिलरिटी थोड़ा ज्यादा हो, बट फैमिली लेवल पर सिमिलरिटी थोड़ी मतलब घट जाती है, मतलब थोड़ी डिसिमिलरिटी बढ़ जाती है. सो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. वेजिटेटिव फीचर करने का मतलब कि उसका स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, लीफ कैसा है, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कि उसके भाई फ्लावर्स कैसे हैं, सीड कैसे हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे फैमिली के अंदर क्या किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाए किस बेसिस पे. सो प्लांट स्पेसिस को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे क्लासिफाई किया जाता है. उठ जाओ, जो लोग सो रहे हो फिर से बोल रहा हूँ उठ जाओ. ठीक है, स्क्रीन पे फोकस करो. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं पार्ट चल रहा है. इसके बाद ये चैप्टर ज्यादा बचा हुआ है नहीं, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो अमोंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया एंड डटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिया. अब देखो, सोलेनम अलग होता है, पेटूनिया अलग होता है, दतूरा अलग होता है, बट सबका फैमिली क्या है, सोलेनेसी है. ठीक है, सो अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा. पैंथेरा में अंदर लायन, टाइगर, लिपर्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी. जो पार्ट इज पुट अलोंग विद जीनस. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि फैमिली लेवल पे फैलिडी के ही अंदर पैंथेरा को भी डाला गया, कैट को भी डाल दिया गया. ठीक है, कैट को भी डाल दिया गया और टाइगर सबको भी डाल दिया. तो ये फैमिली सेम आते हैं. ठीक है, वेजिटेटिव और प्रोटिस्ट स्पेस को क्लासिफाई करते हैं प्लांट के अंदर. Similarly, if you observe the feature of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. ठीक है, अगर डॉग की बात करें और कैट की बात करें तो इनकी भी फैमिली क्या होती है. डॉग जो होती है क्या बोलते हैं, जो कैट होती है वो आती है फैलिडी फैमिली में, और जो डॉग आता है वो आता है कैनिडी फैमिली में. कैनिडी क्यों, क्योंकि डॉग से पास होते हैं केनाइन टीथ, इसीलिए इसको बोलते हैं कैनिडी. ठीक, अब आते हैं ऑर्डर. ऑर्डर तो ऑर्डर को समझते हैं. सो यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. ये भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज मिल जाएंगे तो ऑर्डर बन जाएगा. जनरली ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category, it is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymolias. तो Solanaceae हो गया, ये फैमिली डिफरेंट है. ठीक है, Convolvulaceae ये अलग पौधा है, बट दोनों को किसमें ऐड किया गया, पोलिमोनियस ऑर्डर में. ठीक है, सो मेनली ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर देखा गया कि फ्लावर का कैरेक्टर कैसे है, उसके बेसिस को पोलिमोनियस में डाल दिया गया. उसी तरह एनिमल ऑर्डर हो गया, जैसे कार्निवोरा बोल देते हैं. जितने भी राक्षस वाले एनिमल होंगे जो मतलब मीट खाते होंगे उसको कार्निवोरा में डाल दिए. ठीक है, जैसे फेलिडी और कैनिडी दोनों को किस में डाल दिया गया, कार्निवोरा में डाल दिया गया. अब आते हैं क्लास. क्लास क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमाटा कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा. तो इसमें अलग नहीं है, कार्निवोरा हो, हार्बिवोरा हो, सब इसमें डाल दिया जाएगा. ठीक है, अब उसको प्रिमाटा का बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा. ठीक, टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, सब किस में डाल गया, कार्निवोरा हो या कुछ भी, सबको किस में डाल दिया. क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो. ठीक है, तो क्या किया गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या किए गए क्लासेस थे, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स को एक क्लास में डाल दिया गया. अब आते हैं फाइलम. फाइलम क्या होते हैं, comprise animals like fish, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. ठीक, और जितने भी प्लांट्स होते हैं तो होता क्या कि एनिमल में क्या करते हैं, सारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बेसिस में इसको कोडाटा और नॉन कोडाटा बोला जाता है. सो फाइलम को ऐसे डिसाइड किया गया. इनके सब प्लांट्स प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ डिवीजन बोला जाता है. किंगडम को समझते हैं, तो ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सबसे पहले ऊपर हो गया किंगडम, ये हाईएस्ट रैंक का है, ये फर्स्ट. तो इसके पास कितने रैंक है, 1 2 3 4 5 6 7. तो इसको बोलते हैं 7 ऑब्लिगेट हियरार्किकल कैटेगरीज. ठीक है, तो किंगडम हो गया सबसे हायर कैटेगरी और सबसे लोअर कैटेगरी हो गया स्पेसीज. ठीक, सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला
All animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animal. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we refer to these groups as animal and plant kingdom. ठीक. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. मतलब बोला जा रहा है कि अगर देखो हुआ क्या कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, या नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाए तो यहाँ हो गया असेंडिंग, ऊपर से नीचे आए तो वो हो गया डिसेंडिंग। यही मैंने आपसे पूछा था कि किंगडम से अगर स्पेसिस की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ। अगर किंगडम से क्या? स्पेसिस की तरफ मूव करोगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगा? इंक्रीज तो बढ़ेगी। तो किंगडम से स्पेसिस के नीचे जाओगे तो सिमिलरिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और स्पेसिस से ऊपर की तरफ जाओगे तो हमारी सिमिलरिटी घटेगी। डिक्रीज। ठीक है, उसी को डिसिमिलरिटी से वाइस वर्सा कर दो, खत्म। सो वही बात बोला है इसने एनसीईआरटी में कि टेक्सोनॉमिक हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। वो आप हायर क्लासेस में जाके देखना, ठीक है। सो लुक एट द हायरार्की फिगर, ठीक है, आपने देख लिया। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर, द सिमेट्री होगी। ज्यादा से ज्यादा टेक्सा, लोअर टेक्सा में क्या होगी? सिमेट्री ज्यादा बढ़ेगी। हायर द कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल। क्या होगी? डिसिमिलरिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए क्या होगा? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होगी। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। खत्म। अब ये समझो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ठीक है। मैन जो है इंसान, ठीक है, मैन का कॉमन नेम मैन, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम होमोसेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कोडाटा, ठीक है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। जीनस मस्का, फैमिली मसीरी। यहाँ समझो, एनिमल्स में क्या होता है ना, फैमिली के नाम में ए ई लगता है। क्या होता है? ए ई लगता है, ए ई लगता है, ठीक। तो डिप्टेरा हो गया ऑर्डर, क्लास हो गया इंसेक्टा और फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंगो देखो, मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा जीनस, फैमिली एनाकार्डियसी। यहाँ भी लास्ट में ए ई लगा है, ई ए ई लगा है, ठीक है। यहाँ भी देखो ई ए ई लगा है फैमिली के नेम में, ठीक है। यहाँ क्या सेपिंडेल्स हो जाएगा, ऑर्डर क्लास हो जाएगा डाइकोटिलेडनी और फाइलम क्या हो गया? एंजियोस्पर्म, ठीक है। वीट क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम, साइंटिफिक नेम जीनस ट्रिटिकम और फैमिली पोएसी, ठीक है। और ऑर्डर होगा पोएल्स, ठीक है। याद रखना, ऑर्डर में यहाँ एरा एरा लगा है, लास्ट में ए है, इसमें भी ए है, बट यहाँ एल ई एस है, यहाँ भी एल ई एस है। यहाँ क्या हो जाएगा? मोर्निंग कोटोन हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। किसको किसको समझ, इसमें समझ ना समझ की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। सर। कोई क्वेश्चन है तो Yes, पूछ sir. लो। क्वेश्चन है तो पूछ लो, नो अभी पूछ सर। लो। अरे पूछो क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ पूछो क्वेश्चन तो पूछो। एनी क्वेश्चन? नहीं, नो क्वेश्चन तो सॉल्व किया जाए क्वेश्चन हाँ सर। कि रहने दिया जाए? क्वेश्चन सॉल्व करना है कि रहने देना है? बोलो कि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बताओ। अरे जो जो सो गए हो बिस्तर पे बेड पे उठ जाओ, ठीक है। थोड़ा पानी पियो और फेस क्या बोलते हैं, माउथ क्या बोलते हैं उसको, फेस वॉश, पानी वाला फेस वॉश या जो भी फेस वॉश यूज करना है यूज करो और फिर यहाँ आओ, ठीक है। जितने भी लोग सो रहे हो, मुझे पता चल रहा है आप लोग सो रहे हो, ठीक है।
क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्लास में कर दीजिए, हाँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप हम लोग यही करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 11 कल से आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट होगा। बी प्रिपेयर्ड। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये तो इजी है। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करो। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? कौन सा करेक्ट है? The last one. Option C. ठीक है, तो हाँ, Option स्पेसिस C. ईप कॉफ जैसा सही तो है। ठीक है, इसमें बताओ तो करेक्ट कौन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? ये करेक्ट कौन सा है? Second. Sir, second number. Option 2. Sir, option 2. ओके ओके, बढ़िया। आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्लांट किंगडम के या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के? स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 सॉल्व करो तो ये वाला। क्या होगा 146 का? थोड़ा बताओ तो, सेल का है ये। Sir, chromatophores. करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नीचे यहाँ दिया हुआ है, ये वो 145 नहीं, 145 तो सही है। ठीक है, 146 रहने देते हैं, पता चला क्वेश्चन लीक हो जाएगा, नोट आउट ऑफ आउट ला देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम का जो क्वेश्चन आपका बच गया था एसर्शन रीजन प्लस आपका डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड का क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, जो भी आप लोग का डाउट है 3 तारीख से पहले पूछ लो। ठीक है, उसके बाद पूछोगे बताऊंगा, लेकिन अगर मार्क्स कम आया तो फिर समझना। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन हो 4 चैप्टर का, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द लिविंग वर्ल्ड और सेल, जो भी क्वेश्चन हो, छोटा छोटा भी जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लो, क्लास में हो या नहीं हो। ठीक है, मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए, बता रहे हैं पहले। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir.